हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ईएमआरएस के बारे में कि ईएमआरएस स्कीम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके तहत स्कूल्स को स्टैब्लिश करना क्यों स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ईएमआरएस की फुल फॉर्म क्या है, जो कि आपको पता होगी ही ऑब्वियसली। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये इसकी फुल फॉर्म है। इनको क्यों स्टार्ट किया गया स्टैब्लिश करना? बेसिकली भारत में जितने भी रिमोट एरिया हैं, वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब जितनी पॉपुलेशन है, उन सभी के एकेडमिक उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको शिक्षा पहुंचाने के लिए वहां तक, ताकि देश के विकास में ये लोग भी अपनी सहभागिता को इंश्योर कर सकें, इसके उद्देश्य के साथ इन ईएमआरएस स्कूल्स को यहाँ पे स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो ईएमआरएस है ये एक स्कीम है, और ये स्कीम 1997-98 में लाई गई थी। इस स्कीम के तहत जितने भी स्कूल्स बनते हैं, या फिर ये स्कीम इटसेल्फ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है, यानी कि इसकी नोडल एजेंसी जो मंत्रालय है वो कौन है? ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी स्कूल्स इस स्कीम के तहत बनाए जाते हैं, उन सभी ईएमआरएस स्कूल्स में सीबीएसई करिकुलम को क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ईएमआरएस के तहत इन स्कूल्स को स्टैब्लिश किया जाता है। इसका उद्देश्य बेसिकली जो मेन है वो क्या है, आप सभी को पता होगा, हमारे देश में जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, उसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय चलते हैं। इसमें जिस लेवल का नॉलेज एजुकेशन दी जाती है, यही नॉलेज जो शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन है वहां तक पहुंचे, उनका विकास हो सके, इसको मद्देनजर रखते हुए ईएमआरएस स्कूल्स को स्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे केवल और केवल एकेडमिक नॉलेज पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जो ट्राइबल एरिया है, उनके आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करने का सोचा जाता है, उसके बारे में काम किया जाता है। इसके साथ साथ उन सभी को स्पोर्ट्स में भी बढ़ावा देने की बात यहाँ पे की जाती है, यानी कि केवल और केवल उनके एकेडमिक डेवलपमेंट तक ही ये स्कूल्स या स्कीम सीमित नहीं है, बल्कि उनके आर्ट एंड कल्चर को भी यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं, और स्पोर्ट्स में भी उनको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हो, वो क्या है कि आई एग्जाम के द्वारा एक फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जा रही है, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होंगे सर, जिनका नाम है प्रतीक तलदार, आप लोग होंगे, और उसके अलावा आपके सवाल और सर के जवाब होंगे। यहाँ पे जितने भी आपके सवाल हैं इससे रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या इससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं, आप उनके जवाब आसानी से सर से पा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आपको जाके वहाँ पे रजिस्टर करना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको जो ये सेशन है या जो वर्कशॉप है, ये 7 बजे 22 जुलाई 2023 को होगा। तो उससे पहले आपके ईमेल पे एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप लोग इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर पाएंगे, और वहाँ पे अपने सवाल पूछेंगे और सर आपको वहाँ पे इनके जवाब देंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये ज्वाइन करना मस्ट हो जाता है, तो आपको जल्दी से जाना है डिस्क्रिप्शन पे, लिंक में क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर वहाँ पे कर लीजिए। फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, रिवैम्पिंग ऑफ स्कीम को देख लेते हैं कि ये स्कीम लाई तो गई थी 1997-98 में। इसको रिवैम्प कब किया गया था? इसको रिवैम्प किया गया था 2018-19 में किया गया था। अब जब यहाँ पे इसको रिवैम्प किया गया तो इसमें टारगेट क्या रखा गया? इसमें बेसिकली क्या किया गया, सैंक्शन 332 ऑफ द टारगेटेड 452 स्कूल्स टिल 2021-22, 2021-22 तक टारगेट जो था 452 का था, लेकिन यहाँ पे 332 स्कूल क्या किया गया था, सैंक्शन किया गया था। और जैसे 2022 नवंबर आता है तो यहाँ तक 688 स्कूल को यहाँ पे क्या कर दिया गया था, सैंक्शन कर दिया गया था। 2018 में जो 332 थे वो कितनी बढ़ गई, सैंक्शन की संख्या 688 यहाँ पे हो गई थी। इनमें से जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वाले स्कूल थे वो 230 थे, जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे थे वो 234 थे, और जो अटके हुए थे किसी न किसी वजह से वो 32 थे। ठीक है, ये 2022 नवंबर की ये बात है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे गाइडलाइंस क्या थी, ये गाइडलाइंस से आपके लिए सवाल बन सकते हैं कि पहले क्या थी और अब क्या थी। मतलब गाइडलाइंस आप एक तरीके से रिक्विसाइड्स, टर्म्स, कंडीशंस भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन से एरिया में ईएमआरएस खुलना चाहिए, कहाँ पे इसकी जरूरत है, कहाँ पे नहीं है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है ओल्ड गाइडलाइंस के अनुसार, यानी कि स्टेट्स और यूटी गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि कहाँ पे ईएमआरएस का खुलना बेहद जरूरी है। इसके अलावा ईएमआरएस के लिए जो फंड आते थे, ये हमारे आर्टिकल 275 के फर्स्ट क्लॉज के अनुसार जो ग्रांट है उसके अंतर्गत जो फंड्स हैं, वहां से इसके लिए फंडिंग आती थी ईएमआरएस के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे फंडिंग की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे तो एक ईएमआरएस के लिए 20 एकड़ लैंड या फिर जमीन की जरूरत थी ओल्ड गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन न्यू गाइडलाइंस में क्या हो गया,
न्यू गाइडलाइन सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेजरली किसके पास आ गई, यूनियन गवर्नमेंट के पास आ गई। यानी कि अब यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कहाँ पे ईएमआरएस खुलना है, कहाँ पे नहीं खुलना है। उसके अलावा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे क्या किया गया, नेस्ट और सेस्ट बनाए गए। अभी नेस्ट और सेस्ट क्या है इनके बारे में देख लेते हैं। नेस्ट का मतलब क्या है, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ठीक है, ट्राइबल स्टूडेंट्स, ये है नेस्ट जो इसको मैनेज करेंगे। और ये और यहाँ पे सेस्ट, सेस्ट सेस्ट मतलब एस मतलब क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, स्टेट एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या था, जो भी ईएमआरएस है वहाँ पे उसको ग्राउंड लेवल पे कौन देखेगा, मैनेज करेगा, ग्राउंड लेवल पे सेस्ट करेगा, और इसको इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, ऊपर से नेस्ट करेगा। यानी कि नेशनल लेवल पे जो इनकी सोसाइटी है वो इनको इंस्ट्रक्ट करेगी, और ग्राउंड लेवल पे कौन देखेगा इसको, स्टेट लेवल की जो सोसाइटी है वो इसको देखेगी। नेस्ट और सेस्ट की यहाँ पे स्थापना की गई थी। उसके अलावा ओल्ड गाइडलाइन में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है उसके लिए 20 एकड़ ज़मीन चाहिए थी, जिसको रिड्यूस करके क्या कर दिया गया, 15 एकड़ कर दिया गया। यानी कि अब ईएमआरएस के लिए 15 एकड़ ज़मीन का होना जरूरी है, ये बात यहाँ पे कर दी गई। 1 ईएमआरएस विल बी सेटअप पर सब डिस्ट्रिक्ट दैट हैज एटलीस्ट अ 20,000 ऑड शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन विच मस्ट बी 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन दैट एरिया। कहने का मतलब है ब्लॉक लेवल पे एक ईएमआरएस की स्थापना वहाँ पे की जाएगी, स्टैब्लिशमेंट किया जाएगा ब्लॉक लेवल पे एक ईएमआरएस का। और कहाँ पे किया जाएगा ईएमआरएस की स्थापना, जहाँ पे या तो पॉपुलेशन के 50% कौन हो, एसटी के लोग हो, या फिर और 50% बोल लो, या फिर 20,000 मिनिमम वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए। या तो 50% एसटी पॉपुलेशन हो, या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 20,000 संख्या में होनी चाहिए। तो वहाँ पे एक ईएमआरएस खोल दिया जाएगा। ये भी कहाँ पे ऐड किया गया, जो न्यू गाइडलाइंस आई हुई है यहाँ पे इसको ऐड कर दिया गया था। ये बात आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि लिखा तो गाइडलाइंस है लेकिन इसके साथ साथ ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपके लिए कही जा सकती है, जहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फिलहाल इतना ही था आपके जानने के लिए बेसिकली। अब यहाँ पे हम लोग ट्राइब्स के बारे में जान लेते हैं। ईएमआरएस स्कीम के तहत आपके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपके लिए इतने ही थे। ठीक है, अब क्योंकि ये शेड्यूल ट्राइब से बेस्ड स्कीम है, या ये है ही बेसिकली स्कूल्स उनके लिए ज़्यादातर, तो यहाँ पे ट्राइब्स के बारे में जानना जरूरी है आपके लिए कि भारत में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको आगे बताता हूँ कि और कौन सी स्टेट में कौन कौन सी ट्राइब्स को पाया जाता है, वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं ऑफ इंडिया कंसिस्ट अबाउट 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। आपके एग्जाम में बन सकता है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब्स की है, देन यू हैव टू आंसर 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज शेड्यूल ट्राइब ऑफ इंडिया। ओके, लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया इज, भारत में सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप किसका है, भील का। ठीक है, तो भील जनजाति है, ये सबसे बड़ी है हमारे भारत में, फॉलोड बाई गोंड, उसके बाद गोंड आती है, देन संथाल्स आते हैं, उसके बाद नाइगड़ा आते हैं। ठीक है, नेकड़ा भी बोल सकते हैं आप लोग, तो ये आते हैं। तो ये इस तरीके से आपको सीक्वेंस को याद रखना है, सबसे पहले भील, गोंड, संथाल्स। ठीक है, ये आपके रहेंगे। आगे बढ़ेंगे आपके लिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन सी एसटी या कौन कौन सी ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। सबसे पहले थारू, तो थारू जनजाति है, ये कहाँ पे पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाएगी, उसके साथ यूपी में पाई जाएगी। और जो थारू जनजाति है इनकी खास बात क्या है कि जैसे हम लोग दिवाली को एक खुशी के त्यौहार के तौर पर मनाते हैं, तो ये लोग दिवाली को एक सौरों के त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल पॉपुलेशन सेलिब्रेट्स दिवाली एज सौरो, देन द आंसर वुड बी थारू। ठीक है, उत्तराखंड और यूपी में ये ट्राइब्स पाई जाती हैं आपकी। भूटिया, भूटिया जनजाति आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है और त्रिपुरा में पाई जाती है, साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती है। ठीक है, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। और ये माइग्रेटरी होते हैं, यानी कि ये लोग कभी यहाँ कभी वहाँ जाते रहते हैं, माइग्रेटरी नेचर के लोग होते हैं। कौन, भूटिया। उसके बाद भील, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, दे आर फाउंड इन गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। इन स्टेट्स में आपको भील जनजाति देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद संथाल्स, संथाल जो कि 3rd नंबर पे आते हैं, भील के बाद गोंड, फिर संथाल्स। ठीक है, संथाल्स बिहार, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, यहाँ पे आपको संथाल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। खासी की बात करते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ भी हैं और उसके अलावा 3 जनजातियाँ भी हैं।
तो ये मेघालय में है बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा मिजोरम, आसाम में भी ये पाई जाएंगी। दे प्रैक्टिस झूमिंग कल्टीवेशन, ये झूमिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं, झूमिंग कृषि ये करते हैं। जारवा, जारवा आपके अंडमान निकोबार आइलैंड से पाए जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन देयर रीजन, जहाँ पे भी जारवा जनजाति होगी वहाँ पे जो हम लोग हैं, ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे नहीं जा सकती, ह्यूमन ह्यूमन नहीं जा सकते, ठीक है। ऑन दिस सॉम्पेन और सेंटिनल्स, ये भी कहाँ पे पाए जाएंगे, ये भी आपके अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। उसके अलावा नागा कहाँ पे होंगे, नागालैंड में, मणिपुर में, आंध्र प्रदेश में। दे आर मोस्टली फाउंड नेकेड, ये मोस्टली कैसे पाए जाते हैं, नेकेड ही पाए जाते हैं, कौन, नागास, ठीक है। तो ये आपके कुछ ट्राइबल्स थे जो कि आपके पाए जाते हैं हमारे भारत में, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको ईएमआरएस स्कीम के बारे में बताया, 2-3 चीज़ें जो आपके ईएमआरएस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। उनकी टर्म्स कंडीशंस क्या होती हैं, ओल्ड जो गाइडलाइंस थी वो क्या थी, न्यू क्या थी, आपको मैंने बताने का ट्राई किया। उसके अलावा ट्राइब्स का मैं बताने का ट्राई किया। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे जाकर के ऐसे वीडियोज़ मिल जाएँ। और डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया है, रजिस्टर करो ताकि आप लोग प्रतीक सर के द्वारा लिया जाने वाला जो फ्री वर्कशॉप है आप उसको ज्वाइन कर सको, अपने सवाल पूछ सको और आपको वहाँ पे आपके आंसर्स मिल सकें, ठीक है। इसके लिए आपको अभी के अभी जाना है, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।